उनके समर्थक, और वो खुद कहते हैं मैं तराई का शेर हूँ। मैं तो समझता हूँ किसी भी नेता की तुलना किसी जंगली जानवर से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि शेर कभी कभी मैन ईटर भी हो जाता है। फिर क्या होता है उसका पता है आपको, नरबक्षी हो जाने के बाद। मैं शेर हूँ इसका मतलब डराना चाहते हो लोगों को, डर जाए शेर आ गया, शेर आ गया, दुबक जाए हम, ऐसा नहीं। अगर वो दोनों जगह हारेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि शेर हैं या क्या है, उनका रंग उतर जाएगा, बाहर आ जाएगा सबके सामने। ये तेरा क्या होगा कालिया, 27 आने दे, तेरा क्या होगा कालिया। तो जो मन में ये भाव है कि मैं गब्बर हूँ, 50-50 को दूर गांव में बच्चा रोए तो लोग डर जाए कि गब्बर सिंह आ जाएगा। ये जो गब्बर सिंह वाला और शेर वाली जो फिलॉसफी है, ये राजनीति में नहीं चलती। हमने तो नरेंद्र तिवारी से सीखा, कितने बड़े थे। यूं तो अपना कद भी कोई छोटा नहीं है, पर यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मुझसे बड़ा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा। विभाग चर्चा में आज मैं मंच साझा करने के लिए आया हूँ किच्छा से विधायक रहे शुक्ला जी के पास। तो राजेश शुक्ला जी किच्छा से विधायक हैं और थे, और मौजूदा समय आज बहुत सारे सवाल आपसे होने वाले हैं, तीखे सवाल होने वाले हैं। उसके लिए पहली माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे, आपने कीमती समय दिया और आज बुला के मुझे हम आप विभाग चर्चा से आए हैं और मैं भी विभागी से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत फिर आप ही के प्रेम से करते हैं जी। मौजूदा समय में जो आपके यहाँ से विधायक है, उनका लेकर जो शुक्ला जी के बयान रहते हैं वो हर बार विवादित हो जाते हैं, या फिर जो मैंने बेहड़ जी का इंटरव्यू लिया उसमें उन्होंने कहा कि शुक्ला जी का मेरे से खासा प्रेम है, इसलिए उस मोह में से मोह नहीं त्याग पाते मेरा, और लगातार बयानबाजी होती रहती हैं। देखिए, इसमें ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति में मर्यादाएं होनी चाहिए और बड़े छोटे का लिहाज होना चाहिए, और शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो किसी को व्यक्तिगत रूप से न चुभे। लेकिन दिक्कत यह है कि बेहड़ जी व्यक्तिगत हमले करते हैं, और जब उसका जवाब दिया जाए तो फिर वो कहते हैं मेरे पे हमला हो रहा है जी, व्यक्तिगत बातें क्यों हो रही हैं। जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत बात नहीं ना की जाए, उसका मेरा कोई बयान नहीं आया। अब उन्होंने कहा कि अपने भतीजे को लड़ा रहे हैं वहाँ। अब वो बात हमें वो आदमी कह रहा है जो अपने पुत्र को खुद लड़ा रहा है। तो ये भतीजे तक अगर हमला करोगे तो मुझे कहना पड़ेगा भाई तुम अपने पुत्र को लड़ा रहे हो जी। और एक लड़का वो है जो वकील के रूप में वहाँ लड़ाई लड़ रहा है नगला में लोगों की जी, और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष है। वो वहाँ एज एडवोकेट उनकी लड़ाई भी लड़ रहा था, पार्टी के नाते भी काम कर रहा था। आरएसएस में उसने अपनी शुरुआत करी धार्मिक शिक्षा वर्ग से, और 36-37 साल की उसकी उम्र है। और मान लीजिए वहाँ के लोगों ने मांग की पार्टी से कि उसको लड़ाया जाए, तो ठीक है वो लड़ रहा है। आप उसको मेरा भतीजा कह के तंज कस रहे हो, और तब कस रहे हो जब खुद आप अपने लड़के को विधायक प्रतिनिधि बना रहे हो, एक बेटे को पार्षद लड़ा रहे हो, एक भाई को आपने कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया, एक भतीजी को ब्लॉक प्रमुख बनाया सपना बेहड़ गदरपुर में, अपनी पत्नी को कोऑपरेटिव में राष्ट्रीय स्तर पर भेजा। और जब आप मुझ पर आरोप लगाओगे भतीजे का और मैं जवाब दूंगा तो आप कहोगे देखो मेरे परिवार की बातें कर रहे हैं। तो शुरुआत बेहड़ जी करते हैं क्रिया के प्रति, और जब जवाब दिया जाए उसका तार्किक जवाब दिया जाए, और जब जवाब नहीं मिलता तब वो सहानुभूति बटोरने कहते हैं देखो मैं इतना सीनियर हूँ, मुझ पर हमला हो रहा है। देखिए, सीनियर होना अलग बात है, सीनियर होता है उनका सम्मान करते हैं, जहाँ मिलते हैं नमस्ते करते हैं। जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था वो एमएलए बन चुके थे जी। मुझे याद है मोतीलाल बोरा जी जब यहाँ आए थे, मैंने उनको इनवाइट किया था जब मैं सन 95-96 में रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में प्रेसिडेंट था जी, यूनियन का, स्टूडेंट यूनियन का। तब बेहड़ जी को हम लोगों ने एज एमएलए इन्वाइट किया था। हमसे बहुत बड़े हैं वो उम्र में भी, और वो जहाँ मिलते हैं और उनके प्रतिनिधियों ने उनको बहुत कुछ कहा होगा। किसी ने अमरीशपुरी कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, मैं उन बातों में नहीं जाता जी। लेकिन वो जब भी मिले हैं मैं उनको नमस्ते की है, और जहाँ भी उनकी चर्चा करता हूँ मैं तिलक राज बेहड़ जी कहता हूँ। लेकिन वो इतनी हटिया बातें, इतनी हल्की बातें करते हैं। मेरे पूज्य पिताजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने उस पीढ़ी में जब बहुगुणा जी और तिवारी जी, नरेंद्र तिवारी जी, मेरे पिताजी, पूरी एक पीढ़ी थी छात्र नेताओं की जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट थे। उस आदमी ने गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ मिलकर तराई बसाने का काम किया। बेहड़ जी कहते हैं कि वो तो सेनानी ही नहीं थे, फर्जी थे। तो इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति, और बाद में जब उसका जवाब दिया जाए तो कहते हैं मुझे व्यक्तिगत बातें हो रही हैं। तो रावत जी आखिर तय तो करो ना। अगर मैं किसी पे एक उंगली उठाऊंगा तो 3 उंगलियां मेरे ऊपर उठेंगी ना। क्रिया के प्रति क्रिया हो रही है, जरूर होगी। आप वो हर बार कहते हैं कि वो मुझे बड़ा भाई तो कहते हैं, लेकिन बड़े भाई जैसा लिहाज नहीं कर पाते मेरा। जैसे एग्जाम्पल दें नहीं, क्या राजकुमार ठुकराल जी की तरफ मैं उनका लिहाज करूं?
जैसे राजकुमार जी करते थे। शुक्ला जी से तो ऐसे राजकुमार जी उन्हें कालू कहते थे। वो कहते थे जैसे बिहार में लालू और यहाँ कालू नहीं रहा, बिहार में लालू नहीं रहा, यहाँ कालू नहीं रहेगा। मैंने आज तक कभी ना कालू नहीं आज कहा। ऐसी उपाधियों से राजकुमार ठुकाल भी मैंने आज तक उन्हें कभी कालू नहीं कहा जी। आज तक मैंने उन्हें कभी अमरीश पुरी नहीं कहा। आज तक उनके बीवी बच्चों और उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं कहा। जहां मिलते हैं वहां नमस्ते किया। क्या चुनाव लड़ जाना किसी नेता के खिलाफ उसका लिहाज ना करना है क्या? अब ये तो क्या मैंने धृष्टता कर दी कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ गया? अरे मैं तो, वो इतना ताकतवर नेता थे कि मैं तो रुद्रपुर छोड़ किच्छा चला गया। भाई शेर से कौन लड़ेगा भाई, पता नहीं खा गया तो क्या होगा, है ना। बड़े शेर वाला बयान भी खासा, अपने को शेर कहते हैं, मैं नहीं कहता, उनके समर्थक और वो खुद कहते हैं मैं तराई का शेर हूँ। मैं तो समझता हूँ किसी भी नेता की तुलना किसी जंगली जानवर से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि शेर कभी कभी मैन ईटर भी हो जाता है। फिर क्या होता है उसका पता है आपको, नरबक्षी हो जाने के बाद। तो हम लोग शेर नहीं हैं, हम इंसान हैं जी। और हम दूसरे जानवरों से इसलिए भिन्न हैं कि हमको प्रभु ने विवेक दिया है ज्यादा अन्य पशुओं की तुलना में। तो ये शेर कहलाना, मैं शेर हूँ, क्या साबित करना चाहते हैं कि वो शेर हैं, बाकी हम सब खरगोश और हिरन और एटलीस्ट शुक्ला जी तो खरगोश नहीं है। शुक्ला जी तो खरगोश नहीं। हम कहते हैं हम एक इंसान हैं, वो भी एक इंसान है। हाँ। और हम सब इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी नीतियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारी धाराएं अलग अलग हो सकती हैं। हम सबका मकसद ये है कि कैसे हम क्षेत्र का, इलाके का विकास करें, कैसे लोगों की तरक्की करें, कैसे लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। ये बात होनी चाहिए ना। मैं शेर हूँ इसका मतलब डराना चाहते हो लोगों को, शेर आ गया दुबक जाए हम, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं अभी एक लास्ट में बयान आया था कि शेर की, बूढ़े शेर की खाल निकलने वाला। मैंने कहीं नहीं कहा, आप दिखा दीजिए। मैंने ये कहा कि जो अपने को तराई का शेर कहते हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 जगह चुनाव हो रहा है, लालपुर और नगला जी। अगर वो दोनों जगह हारेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि शेर हैं या क्या है, उनका रंग उतर जाएगा, बाहर आ जाएगा सबके सामने। ये कहा, कहीं मैंने बूढ़ा शेर नहीं कहा। वो बार बार कहते हैं, बल्कि अभी उन्होंने मुझे कालिया कहा, तेरा क्या होगा कालिया, 27 आने दे, तेरा क्या होगा कालिया। अब पता नहीं मुझे कालिया क्यों कहा, इतना तो काला नहीं हूँ। आप रावत जी गोरे ज्यादा हैं, मुझसे ज्यादा आप गोरे हैं, बेहद जी मुझसे गोरे होंगे, लेकिन मैं इतना काला तो नहीं हूँ कि मुझे कालिया कहा जाए। अच्छा फिर एक बात और बताइए, कालिया शब्दों का चयन करते समय, डायलॉग्स का चयन करते समय आदमी को विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। ये बताइए, शोले फिल्म में तेरा क्या होगा कालिया कौन बोला, बताइए कौन बोला? गब्बर सिंह। तो जो मन में ये भाव है कि मैं गब्बर हूँ, 50 को दूर गांव में बच्चा रोए तो लोग डर जाए कि गब्बर सिंह आ जाएगा। ये जो गब्बर सिंह वाला और शेर वाली जो फिलॉसफी है, ये राजनीति में नहीं चलती। हमने तो नरेंद्र तिवारी से सीखा, कितने बड़े थे वो। लिखते थे कि अपने घर के आगे उनके लिखा था कि यूं तो अपना कद भी कोई छोटा नहीं है, पर यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मुझसे बड़ा है। और तिवारी जी की विनम्रता कायल विरोधी दलों के लोग होते थे। अटल जी की सदास्यता कायल दूसरे दलों के लोग होते। देखिए, मैं नई पीढ़ी पुष्कर धामी जी को देख लीजिए आप, जो उनकी विनम्रता है और जिस तरीके से अपने अपोनेंट से, अपने साथियों से, अपने विरोधियों से, अपने समर्थकों से मिलते हैं, ये अनुकरणीय होना चाहिए नई पीढ़ी को। तो ये भाव आना चाहिए, ये भाव मैं गब्बर सिंह हूँ, तेरा क्या होगा कालिया, मैं शेर हूँ, खा जाऊंगा, ये राजनीति में चलने वाला नहीं है। और देखिए, हम सुनता सनम सेनानियों की संतान है, हमारे अंदर वो खून बहता है जो अंग्रेजों से नहीं डरा, जिनका सूरज नहीं डूबा। तो अगर कोई ठीक है सत्ता में MLA बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ बन जाए और ये सोचे कि डरा लेगा, ना हम डरेंगे ना हम किसी को डराएंगे। नहीं, मैं जो भाषा शैली वाला जो आपने बात कही है, इंटरव्यू लंबा होने वाला, मैं खासे कह दूं, ये चीजें तो हमने अपने रुद्रपुर में देखा था जी। ये सब चीजें जो आपने ये नाम ले लिए हैं कि अमरीश पुरी और टंकी वाला बाबा, ये सब कोई बोले ठीक है कि भाषा शैली के लिए मैंने हमारी तरफ से भी कोई बोले तो हमें अच्छा लगता। मैंने अभी ऑफ कैमरा आपसे बात कही थी कि मैंने हमारी तरफ से कोई बोले, चाहे उस तरफ से कोई बोले, चाहे इस तरफ से बोले, हमारे पास अच्छे शब्दों में भी आलोचना करने के लिए बहुत शब्द हैं। बिल्कुल, हमारी भाषा कोई निर्धन भाषा नहीं है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ सामर्थ्यवान और बहुत ताकतवर भाषा है, जिसमें हमारे पास शब्दों का भंडार है जी। हम विनम्र भाषा में, सुसंस्कृत भाषा में भी एक कड़ी आलोचना कर सकते हैं। जी जी जी, जरूरत क्या किसी को गाली देने की। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें जो हमने रुद्रपुर में पिछले 10 सालों में सुना था, मैं जानता हूँ कि ये अचानक से प्रभाव आपके किच्छा में चले गया और लोग आजकल ये बातें भी कहते हैं। और ये बात मैंने कल भी कही थी कि किसी भी नेता के द्वारा बयान दिया, चाहे वो आपके द्वारा हो, तिलकराज बिहड़ जी के द्वारा हो, या फिर पुराने किसी नेता के द्वारा हो, कहीं का भी कोई नेता अगर इस तरीके के बयान दे देता है और अमर्यादित तौर पे भाषा शैली इस्तेमाल कर देता है, इसका समाज में बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट चले जाता है। और नेताओं को इस भाषा शैली को सुधारना चाहिए, चाहे वो और सीनियर लॉबी से तो मैं बिल्कुल इस तरह की उम्मीदें नहीं करता हूँ, क्योंकि मौजूदा समय में जो नई राजनीति आई है, जिस पर भी हम बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो आज ये कहते हैं कि आज शुक्ला जी का बयान या फिर मौजूदा समय में बिहड़ जी का बयान,
ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करता है और फिर ये हाइक बन जाता है मीडिया के लिए, और ये कई दिन चलने वाला है। अगर अभी मैं आपको बयान, अभी जब मैं चलाऊंगा इस बयान को, तो उसके बाद फिर लोग फिर आपके पास आएंगे, आपके दरवाजे से फिर आपका बयान उधर चलेगा। ये सब चीज़ें क्या चलती रहती हैं? देखिए, मीडिया तो एक दर्पण है जी। और डेफिनेटली आज के प्रतिस्पर्धा के युग में मीडिया के सामने भी चुनौती है कि उसको कितने फॉलोअर्स हैं, उसके देखने वाले कितने हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए मीडिया थोड़ा बहुत चटपटा बनाना चाहता है चीज़ों को, स्वाभाविक है। लेकिन जो अमर्यादित भाषाएं होती हैं, जो ऐसे बिंदु होते हैं जो चर्चा का विषय बने, उसके लिए हम पॉलिटिशियंस ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अगर हम गलत भाषा नहीं बोलेंगे तो आप कितना भी चटपटा बनाने की कोशिश करोगे, आप हमारे मुंह में शब्द नहीं रख सकते। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि अच्छे श्रोता भी समाज में भी बचे हुए हैं, अच्छी बातें भी सुनाई अच्छे लोग जाती हैं। है। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मीडिया में इस तरीके की न्यूज़ बना दी जाए। आज भी आप कोई पिक्चर देखने जाइए, उस पिक्चर में जब खलनायक रेप कर रहा होता है या किसी की हत्या कर रहा होता है या किसी को बंधक बना रहा होता है, तो पूरे हॉल में सन्नाटा होता है जी। और जब हीरो जाके उसको मारता है खलनायक को, तो तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोग अच्छाई आज भी लोग पसंद करते हैं, आज भी बुराई से लोग नफरत करते हैं। ठीक है, उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। किसी दौर में अच्छा पसंद करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कई बुराई वाले बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, बट अल्टीमेटली अच्छाई के प्रति समाज खड़ा होता है। अच्छा, चलिए बात करते हैं फिर, पहले नगला से शुरू करते हैं क्योंकि आपकी कार्य क्षेत्र है। आपके, फिर मैं कहूँगा, भतीजे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यस, ठीक है। और मौजूदा समय में यह है कि वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी का जो पर्चा जो निरस्त हो गया है, उसमें कई सत्ता का दबाव, इस तरीके के बयान भी लोगों के आए हैं। देखिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हुआ जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं गई थी जी। आप भी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में भी हम जा रहे हों तो हमें उसकी एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर हम मतदाता बनना चाहते हो तो हमारी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे आप नगर निकाय के चुनाव का, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए जी। और आप खुद ही अपना जो सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं और जो लिख के दे रहे हैं उसमें 29 लिख रहे हैं, तो पर्चा क्यों नहीं खारिज होगा? आप बताएं। और इसमें सत्ता को गाली देना या सत्ता की आलोचना करना, सत्ता का तो कहीं प्रश्न ही नहीं आया। एक बयान था कि किसी प्रत्याशी को बैठाकर दूर कहीं रिसोर्ट में ले जाया गया है, ये बड़ा हल्का बयान आया। ये बताइए, 31 तारीख को 31 थी और कोई प्रत्याशी जिसने पर्चा भर रखा हो अपने रिश्तेदारों के साथ मान लीजिए चला गया रामनगर किसी रिसोर्ट में नववर्ष मनाने। बहुत लोग जाते हैं, तो क्या नववर्ष मनाने का ठेका केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों ने ले रखा है? क्या मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता? जाते नहीं है लोग, मध्यम वर्ग के लोग नहीं जा सकते। मान लीजिए आपसे मेरी दोस्ती हो जी, और मैं आपको ले जा रहा हूँ कहीं और मेरी क्षमता है रिसोर्ट में ठहराने के, और आप मेरे साड़ू हैं या मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे मित्र हैं, तो क्या आपको इतना भी हक नहीं कि मेरे साथ चले जाएं? ऐसी मेरी किस्मत नहीं है। आपकी नहीं है, लेकिन उसकी है। उसका साड़ू सगे हैं वो जी, जो उसके साड़ू से ले गए वो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं। आरोप का खंडन ही घटिया बातें हैं। इन बातों को मतलब नहीं है। कोई आज की तारीख में जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करा सकता। अच्छा, एक सुनिए, इतना मीडिया है, हम लोग चीखते हैं, खांसते हैं, उस तक की खबर आप लोगों के पास होती है जी। अगर किसी को जबरदस्ती उठा लेगा, कोई ऐसे ले जाएगा, तो ये कोई बात होगी? आपको पता नहीं चलेगा। और कोई बंदूकों के साय में जा रहा है क्या? हमारी गाड़ी से जा रहा है क्या? वो तो पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के साथ घूमने जा रहा है, नया साल मनाने जा रहा है। दुनिया आती है हमारे नैनीताल में, हमारे रामनगर में, कहाँ से लोग आते हैं। सर्विस क्लास भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, किसान भी जाते हैं, कभी कभी उनके बच्चे जाते हैं बर्थडे मनाने। आजकल हमारे यहाँ के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी तरह ही में भाई, जिसके पास आज 1-2 एकड़ 4 एकड़ जमीन है वो करोड़पति है, जिसने एक प्लॉट काट दिया वो लखपति है। तो अगर वो जा रहा है, इस पर बेहड़ जी को ये सब कहना कि साहब चले गए वो गए, असल में बेहड़, सच बताऊं आपको, बेहड़ जी को मालूम था कि उस कैंडिडेट की उम्र 30 साल से कम है जी। वहाँ पर्चा 30 साल से कम का इसलिए भराया गया क्योंकि नगला की कुछ परिस्थितियां पूरे प्रदेश से भिन्न है जी। भिन्न इसलिए हैं कि पूरे नगला पे ही अतिक्रमण के नोटिस थे और हाई कोर्ट से उनको उजाड़ने का आदेश हो गया था। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने नगला के पक्ष को सरकार के सामने रखकर अपनी ही सरकार के माध्यम से कोर्ट को वस्तुस्थिति बताकर किसी तरीके से नगला को बचाने का काम किया, अपनी ही सरकार से। उसका ये फायदा है कि वहाँ के लोगों की बहुत जबरदस्त सहानुभूति सरकार के साथ है और भाजपा के साथ। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मालूम है कि वहां जमानत जब्त होनी है और उससे बचने के लिए जी कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जो प्रत्याशी नहीं उतारते तो बेहड़ जी पे आरोप लगता
कि आप कैसे एमएलए हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए, और अगर प्रत्याशी उतारते पंजे के निशान से और उसकी जमानत जब्त होती तो यह आरोप आता है कि आप जनाधार खो चुके हैं। इसलिए जानबूझकर अंडर एज व्यक्ति से पर्चा भरवाया गया ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, पर्चा खारिज भी हो जाए और हम पर आरोप भी ना आए कि हमने प्रत्याशी नहीं उतारा, और जमानत जब्त होने की उससे भी बच जाएं और अपना समर्थन किसी निर्दलीय को दे दें। तो और ऐसे निर्दलीय को दिया गया जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के ही से पदाधिकारियों से जुड़ा हुआ था। जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं पन्नर के, उनका वो साला लगता था जी। हमारे जो किसान मोर्चे के नेता हैं यहाँ देवेंद्र यादव जी, उनका वो साड़ू लगता था। अब इन सब लोगों ने जब उससे कहा भाई तुम निर्दलीय क्यों लड़ रहे हो, उनकी बातचीत हुई होगी, कन्विंस हो गया। आखिर राजनीति कन्विंस करने का ही तो काम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कन्विंसिंग मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विंसिंग जी, हाउ टू कन्विंस। तो लोग कन्विंस हो गया। अब कन्विंस हो गया तो अब इनको ये अब क्या कहें, इनके पास कोई आदमी नहीं है। अभी कहने लग गया कि जी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे कैसा कर दिया, आप 5 बार एमएलए रहे हो, मिनिस्टर रहे हो, आपके जो नगला के प्रभारी थे वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं एमएलए का, उन्हें पता नहीं था कि 30 साल होना चाहिए उम्र। जान सवाल बड़ा है। मैंने और भी देखा, बेहड़ जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो वकील ने पर्चा भरा और जब हम गए और जब उसने कहा प्रिसाइडिंग अफसर ने कि आप तो आरओ ने कि आप 30 साल के हो चुके हैं, तो उसने कहा हाँ, लेकिन जब उसने प्रश्न पूछा तभी मुझे खटका हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रावत जी, अगर इन्हें खटका हुआ तो उसमें तो समय था ना इनके पास दूसरे को सिंबल देने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। या नए किसी को प्रत्याशी बनाने का। मान लीजिए मैं एमएलए हूँ या अपनी पार्टी का लीडर हूँ और मैं आपका पर्चा भरवाने जा रहा हूँ और आरोप कहता है कि साहब आपकी उम्र पूरी है 30 साल और मुझे खटका हो जाए कि शायद 30 साल नहीं है, तो मुझे चेक करना चाहिए ना जी। और अगर मुझे लगे कि नहीं है तो मैं तुरंत एक नया पर्चा भरवाता किसी का। और आप जानते हैं कि सिंबल तो सबसे लास्ट में जो दिया जाता है वही सिंबल मान्य होता है। अगर पार्टी किसी और को सिंबल दे दे, लेकिन जो अंतिम सिंबल जाता है जिसके लिए उसी को सिंबल मिलता है, तो क्यों नहीं बैठ जा सकिया। वास्तविक बात यह है कि नगला में कांग्रेस पार्टी खलनायक बन चुकी थी, क्योंकि जिन लोगों ने रिट डाली थी उनके कांग्रेस से कनेक्शंस थे जी। और कांग्रेस का नेता या विधायक कभी नगला की लड़ाई में गया नहीं कोई एक भी, और इसलिए ये लोग किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं। इनके आरोप विक्रम सिंह पे भी है। हाँ यस, विक्रम सिंह कभी वो लड़ाई में नहीं गया। मैं विक्रम सिंह का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, मैं आपको, आपने कहा तो मैंने कह दिया। मैंने इसलिए कहा है कि कल मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार आज वो कह रहा है कि मैं नगला का असली बेटा हूँ। असली बात यह है कि नगला पे इतनी बड़ी मुसीबत आई वो कभी गया नहीं, क्योंकि वहां रहता ही नहीं था। आज भी वो किराए पे रहता है वहां, तो उसने कभी नगला की लड़ाई लड़ी नहीं। आप मेरे से नहीं, आप तो आपके तो बहुत से लोग वहां होंगे, आप पता करिए नगला की किसी लड़ाई में नहीं था। कहीं फोटो दिखा दें, कहीं नाम दिखा दें किसी अखबार में धरने में। मैं आपकी बात काट रहा हूँ शुक्ला जी। कल मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, अवतार सिंह बिष्ट जी, नगला से ही आते हैं, उनका जवाहर नगर वाला एरिया है। उन्होंने खासा, जब उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे और जब मेरे उनसे बात होने लगी तो उनका जो खासा रोष, एक जैसा एक व्यक्ति है जिसको पता हो कि मेरा सुबह घर उजड़ने वाला है, उस लहजे में वो बात कर रहे थे। और उनकी खासी नाराजगी थी विक्रम सिंह के प्रति कि भाई विक्रम सिंह उस लड़ाई में हमारे साथ नहीं था और बल्कि हमारे विपक्ष में खड़ा था, और ऐसी स्थिति में नगला तो एटलीस्ट कम से कम उसे नहीं स्वीकारने वाला है। तो यही कारण था कि जानबूझकर पर्चा भरवाया गया ऐसे व्यक्ति से जो 30 साल से कम का हो। मैं मान ही नहीं सकता जी कि तिलक राज बिहार जी को या राजेश प्रताप सिंह को पता नहीं होगा कि 30 साल की उम्र का आदमी पर्चा भर सकता है 29 साल का। मैं नहीं मान सकता। हम लोग एक एक चीज देखते हैं, वकील भी देखता है, एक एक चीज आप देखते होंगे जी जी जी। जब पर्चा भरते हैं तो उसकी नाम, उसका ये ड्यूज तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, उम्र कितनी नहीं देखते क्या। तो ये सब नाटक हो रहा है केवल इसलिए कि वहां जाने का कोई मुंह नहीं था, उनको उजाड़ने वालों में शामिल थे, वो तो बच गए लोग। अब चुनाव लड़ना पड़ता, मजबूरी थी, क्योंकि प्रत्याशी खड़ा नहीं करते तो ये पूरे प्रदेश में पूछा जाता, इनका नेतृत्व पूछता कि बताइए आपका नगला प्रत्याशी नहीं मिला, और खड़ा करते उनकी जमानत जब्त नहीं। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई, नगला की बात हो गई। अब अगर इस तरीके की परिस्थितियां, तो नगला की सीट आपके खाते में आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसकी अग्रिम बधाइयाँ। थैंक यू। ठीक है, दूसरी सीट पे आते हैं, लालपुर वाली सीट पे। लालपुर सीट से जो आपके प्रत्याशी हैं भाजपा से, फिर उन्हीं पत्रकार ने उन पे भी आरोप लगाया कि उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो गलत बना हुआ है। ये ऐसी चर्चा हमने भी सुनी थी, और विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि उनका जो रंधावा है वो जट सिख और जाट सिख गलत है। हाँ। लेकिन जब यहाँ तहसील से उनको एक सर्टिफिकेट जारी हुआ बाकायदा यहाँ जी, और यहाँ के तहसीलदार का ये कहना है कि जो महिला का मायका है वो मायके से उनके वहाँ के तहसीलदार से वेरीफाई किया गया जी, और उन्होंने बताया कि ये जाट हैं। अब जो तहसीलदार ने वेरीफाई करके हमारे तहसीलदार ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है, तो पार्टी तो उसी को मानेगी ना।
अगर किसी पास ये तथ्य हैं कि ऐसा नहीं थे, लेकिन उन्हीं तो पत्रकार क्यों नहीं लाए वहां पर आपत्ति में? उन्हीं पत्रकार का मैं पत्रकार पे तो कोई आलोचना नहीं कर सकता, नहीं। लेकिन जो अपोनेंट पार्टीज हैं, कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं या जो निर्दलीय लड़ रहा है, लड़ रहे हैं ना, जी, तो उन लोगों ने इसकी आपत्ति क्यों नहीं वहां पेश की चुनाव में, जब उनके पास समय था कि इनका सर्टिफिकेट असली है या गलत है, ये नहीं है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि जो आप आरोप लगा रहे हो वो तहसील से जारी प्रमाण पत्र दे रहे हैं जी, तहसीलदार कह रहे हैं कि हमने इसको वहां से वेरीफाई कराया है जी, जहां उनका मायका है। तो अब कोई रंधावा है, उसकी पत्नी जाट भी हो सकती है। आप तो जानते हैं कि इसकी जाति प्रमाण पत्र में आपके पति की जाति से आपकी जाति तय नहीं होती है जी। आप जहाँ पैदा होते हैं वो जाति मानी जाती है, बिल्कुल, क्योंकि हम जन्म से पिछड़े हैं माना गया। हाँ। तो अगर मान लीजिए वो जाट घर में पैदा हुई होंगी और शादी उनकी रंधावा से हो गई, तो हम कैसे मान लें कि वो जाट नहीं है? लेकिन मैं उस खबर पे आ रहा हूँ, जो खबर उस पत्रकार ने लिखी थी, उन्होंने यही कहा था कि सत्ता का प्रभाव में ये सब चीजें वहां नहीं हो पाई। और जैसे ऐसे कई सारे लोगों ने आरोप लगाए हैं कि मौजूदा समय में भाजपा के किसी भी प्रत्याशी पर आपत्ति मौजूदा समय प्रशासन ले ही नहीं रहा है। देखिए, क्या सत्ता का प्रभाव? मैं रावत जी आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कोई आरओ निर्णय लेता है जी, तो उसमें वो मजिस्ट्रेट होता है, एज ए मजिस्ट्रेट निर्णय लेता है। ठीक है, वो सरकारी कर्मचारी होता है, मैं नहीं कहता कि सरकार का प्रभाव नहीं होता होगा, लेकिन उसको ये पता होता है कि अगर मैं इस कुर्सी पे गलत फैसले लूंगा तो ये व्यक्ति कल को कोर्ट भी जा सकता है। मान लीजिए मेरी आपत्ति सही हो और कोई और उसको स्वीकार ना करे सत्ता के दबाव में, तो मेरे पास कोर्ट जाने का ऑप्शन तो बंद नहीं हुआ जी। और मान लीजिए कल को कोर्ट ने उस बात को सही माना तो उस अधिकारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? बोलिए। बिल्कुल होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई गलत हुआ है तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे लोग? नहीं जा सकते, इसलिए कि आरओ की गलती इसलिए नहीं होगी कि आरओ तो कहेगा साहब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र को तो हम जारी प्रमाण पत्र मानेंगे जी, वो गलत हुआ है तो इसकी जांच करा लीजिए। अब उस समय जांच तो हो नहीं पाती जब पर्चा भरने गए हैं जी, जांच का एक समय है, जांच का एक समय है जी। तो आपको अगर आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए ना, मैं मना कर रहा हूं, लेकिन आरोप लगा देना कि सत्ता मोहरा, ये मुझे थोड़ा उचित नहीं लग रहा। तो अब मैं फिर मानता हूं कि लालपुर के परिणाम कैसे आने वाले? भाजपा जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। क्या वजह? मैं वजह कांग्रेस विभाजित है वहाँ, कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी जो उनके कांग्रेस के बड़े नेता अकील अहमद जी, जो वहाँ प्रधान रहे हैं कई बार, पिछली बार भी थोड़े से वोट से हारे थे। एक और था, आप जानते हैं एक दौर था, तो वो भी लड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस एक बाहरी प्रत्याशी वहाँ लड़ा रही है जो वहाँ के रहने वाले नहीं, रामेश्वरपुर से लाके लड़ा रही है दूसरे गाँव से जी। और वो अमृतपाल हमारा वहाँ का बीडीसी रहा है, उसी गाँव के रहने वाले हैं, जिनकी माता जी लड़ रही है, बलविंदर कौर जी जी। तो डेफिनेटली वहाँ उनका प्रभाव है और बीजेपी जीतेगी। लेकिन कल मैंने वहाँ स्थानीय लोगों से बात ये की है कि जो वहाँ से विशेष समुदाय से जो व्यक्ति खड़ा हो रखा है कि उसे अंदर खाने शुक्ला जी की समर्थन है। बहुत ही निराधार और बहुत ही वाहियात बात है, कसम से ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उससे कभी लिंक नहीं रहा। मेरे अपने चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को वहाँ से खुल्लम खुल्ला एजेंट बन के लड़ाया है। अकील अहमद से मेरा कभी कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं रहा। ठीक है, समाज में एमएलए है, कोई प्रधान आता है अपना काम लेके, तो हम ये तो नहीं कह सकते तुम कैसे आ गए, तुम किस पार्टी के हो। मैं 10 साल एमएलए रहा हूँ, मेरे पास बहुत लोग आए होंगे, बट पॉलिटिकली मैं कभी उनके साथ नहीं रहा हूँ। ये गलत बात है, ये केवल झूठ का पुलिंदा है और केवल ये हमें बदनाम या कमजोर करने के लिए एक शिगुफा है। ये शिगुफे किच्छा में बहुत ज्यादा क्यों छूट रहे हैं, चाहे आपके लिए चाहे? इसलिए कि वहाँ शिगुफा छोड़ के लोग एमएलए बन गए, काम तो कुछ किया नहीं कभी किच्छा के लिए। जब किच्छा के विधायक थे, जब रुद्रपुर किच्छा एक ही विधानसभा थी, जब हल्द्वानी में थी, तब भी किच्छा के लिए कुछ नहीं हुआ था। इवन रावत जी, आपको आश्चर्य होगा, सन 72 में जो एसडीएम किच्छा को मिल गया था उसको रुद्रपुर बिठा दिया गया, जबकि किच्छा तो आपको पता होगा अंग्रेजों के जमाने की तहसील थी। जब रुद्रपुर नाम का शहर पैदा भी नहीं हुआ था, तब से किच्छा कोतवाली थी और रुद्रपुर उसकी चौकी थी, किच्छा तहसील थी। किच्छा जब परगना बना, उसका परगनाधिकारी यहाँ बिठा दिया गया। और राजेश शुक्ला के एमएलए बनने के पहले 5-5 बार जो लोग एमएलए रहे, 4-4 बार मिनिस्टर रहे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हुए भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ का एसडीएम वहाँ पहुँचा दें। हमने किया किच्छा, अब हमने किया, मुंसिफ कोर्ट हम लेकर गए, डिग्री कॉलेज हमने बनाया, बस अड्डा हमने बनाया, एम्स हमारे अनुरोध पर धामी जी मोदी से लेकर आए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लेकर आए। लेकिन वहाँ जीता कौन? जिसने शिगुफे छोड़े, जिन्होंने झूठ फैलाया, जिन्होंने अफवाह फैलाई। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इस इंटरव्यू के दूसरे पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा विभाग चर्चा में कल इसी समय।